Hello students, myself Anupma Sharma going to teach you chapter 3rd of your political science US hegemony in world politics. Students, as I have already told you, this chapter contains 13 marks. 80 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से यह चैप्टर 13 मार्क्स का है. स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में मीनिंग ऑफ हिजोमनी पढ़ा था. आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिजोमनी पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है हिजोमनी एज हार्ड पावर. हिजोमनी एज हार्ड पावर. हार्ड पावर में स्टूडेंट्स ये तो आपको मालूम ही है कि अमेरिका जो है एक बहुत नेतृत्व वाला, कुशल सेना वाला देश उभर कर सामने आ रहा था. इसका मतलब था कि इसके रिलेशंस, पैटर्न्स, बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स कैसी थी, इसकी सेना की क्षमता, दूसरे देशों के साथ इसके संबंध और कितनी ज़्यादा इसने एडवांसमेंट की थी मिलिट्री के क्षेत्र में. यूएस की जो सारी की सारी पावर थी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड थी, बहुत ज़्यादा ही वास्ट थी, सुपीरियर थी मिलिट्री पावर दूसरे देशों के मुकाबले में. इट इज़ बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. ऐसी थी ये एब्सोल्यूट भी कि जो अपने आप में कंप्लीट थी, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती थी, और ऐसी समूची थी कि विश्व में और किसी के पास भी नहीं थी. थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, द मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ द यूएस जो था दैट इज़ नॉट बेस्ड ओनली एंड ओनली हाई मिलिट्री स्पेंडिंग, कि वो लोग अपना पैसा ज़्यादा नहीं खर्च रहे थे, बल्कि उनका क्वालिटेटिव गैप भी था दूसरे देशों के साथ अपेक्षा. उनकी मिलिट्री की क्षमताएं, गुण, क्वालिटीज़, नई टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट बहुत अधिक थी, जिस वजह से विश्व के बाकी देशों के साथ उनकी मिलिट्री में और बाकी देशों की मिलिट्री में एक बहुत बड़ा गैप था. लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी. यूएस इन्वेजन ऑफ इराक रिवील्स, यूएस ने जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ इराक पर आक्रमण किया था, उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ली थी, तो इससे पता चलता था कि अमेरिका के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी. कैसे हो गई थी कि अमेरिका जो है इराकी लोगों को कह रहा था ज़बरदस्ती ऑक्यूपेशन उनके द्वारा दिए गए को काम करने के लिए, लेकिन वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे. कौन? इराक के लोग. ऑक्यूपेशन फोर्सेस to the US led coalition, they were not interested to do that. So students, this is the topics US hegemony as hard power. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है hegemony as structural power. hegemony ऐसे एक स्ट्रक्चरल पावर की तरह कैसे थी. आइडिया बिहाइंड इस तरीके की जो हिजोमनी है वो क्या था? स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक था. ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि एक रिक्वायर करती थी, ज़रूरत थी उसको कि पूरे विश्व के अंदर अपना डोमिनेंट रखे. किस लिए? क्रिएशन, विचारों के निर्माण के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए. इस सेंस में हिजोमनी रिफ्लेक्ट करती थी कि रोल जो अमेरिका प्ले कर रहा है ग्लोबल पब्लिक गुड्स, पूरे विश्व में अपनी चीज़ों का प्रसार करे. और इसके लिए उसका एक सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण था सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOCs बोलते हैं, इंटरनेट, रोड्स, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन साधन, जिसके माध्यम से अमेरिका ने वर्ल्ड पर कब्जा किया हुआ था, कंट्रोल था. अब एक और बात है, द इकोनॉमिक प्रीपोंडेंस ऑफ द यूएस. क्वालिटी जो थी उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर में थी, इम्पॉर्टेंस थी, अर्थव्यवस्था बहुत अधिक अच्छी फैली हुई थी. यूएस की वो ऐसी थी कि वो दूसरे देश उससे चाह कर भी अलग नहीं हो सकते थे इसके संरचनात्मक शक्ति से, जो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक बिल्कुल एक सदे हुए मार्ग पर काबू किया हुआ था. किसने? अमेरिका ने. उसकी क्योंकि अर्थव्यवस्था इस प्रकार की थी कि वो काबू कर रहा था. और दूसरा इसका एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल पावर का कि अमेरिका इस प्रकार की डिग्रीज़, इस प्रकार की बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे MBAs की, जिसमें कि उनका एक उद्देश्य था कि बच्चों को स्टूडेंट्स को टेक्निकली स्किल्ड बनाना, और जो कि
सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में था. दैट वाज यूनिक इन द वर्ल्ड. So students, that I had covered my second topic, and that is hegemony as structural power. थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा hegemony as soft power. In this type of hegemony it implies क्लास एसिडेंसी, डोमिनेंट पोजीशन थी किसकी, अमेरिका की, सोशल, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और सबसे बड़ी बात है आदर्शवादी विचारधाराओं के माध्यम से. और यह जो है इन्फ्लुएंशियल सिस्टम था इसका, अमेरिका का प्रभावशाली व्यक्तित्व था. सर क्या प्रभावशाली व्यक्तित्व के अनुसार यह क्या कर रहा था, पोजेसेस मिलिट्री पावर, अपनी सैनिक शक्ति को भी काबू किए हुए था और सैनिक शक्ति भी लोगों के सामने दिखा रहा था. लेकिन अमेरिका की आदर्शवादी संसाधन भी जो थे, बिहेवियर ऑफ कॉम्पीटिंग एंड लेसर पावर, जो कमज़ोर राष्ट्र थे उन पर भी कंट्रोल कर रहे थे. इसके साथ साथ यूएस का एक सबसे बड़ा मेन एलिमेंट क्या था इन द वर्ल्ड इज़ बेस्ड नॉट ओनली इन इट्स मिलिट्री पावर. ये नहीं था कि सिर्फ अपनी सैनिक शक्ति पर ही कब्जा किया हुआ था, बल्कि अपनी आर्थिक शक्तियों के साथ साथ और कल्चरल प्रेजेंस, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अमेरिका अपने विश्व में अपनी एक अमिट छाप बनाकर रखे हुए था. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, विश्व युद्ध के जो शीत युद्ध के समय, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के समय यूएस ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जीत हासिल की थी इन द एरिया ऑफ, किन किन एरियाज़ में, संरचनात्मक रूप से भी, सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर में भी. जहाँ पर कि कोल्ड वॉर के टाइम यूएसए और यूएसएसआर दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, तो उसमें यूएसएसआर का तो बाद में डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन यूएसए पहले ही अपनी एक अच्छी पहचान बना चुका था, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, सॉफ्टनेस के भी और हार्ड पावर्स के हिसाब से भी. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक हमने अपने 3 पॉइंट्स को कवर किया. हिजोमनी एज हार्ड पावर, हिजोमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, हिजोमनी एज सॉफ्ट पावर. अब बात आई हमारी नेक्स्ट, ओवरकमिंग द हिजोमनी. कौन कौन सी इसके मामले में हिजोमनी को विश्व के देशों ने कैसे डिफ़िकल्टीज फेस की और कौन कौन से मामलों में इसको ख़त्म किया. ख़त्म तो आज तक भी नहीं कर पाया वर्ल्ड अमेरिका की सुपरमेसी को. माना डू एग्री विद द प्रेजेंट सिनेरियो, चाइना इज़ कॉम्पीटिंग दिस यूएस, बट स्टिल यूएस इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग ऑन द वर्ड. तो पर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डोमिनेंस ऑफ यूएस थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो सिंगल पावर. पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है टू बैलेंस द यूएस मिलिट्री. वेरियस स्ट्रेटजीज़ हैं, कई मेथड्स अपनाए गए जो कि यूएस हिजोमनी को थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम द हिजोमनी, उसको कम करने के लिए आए. अकॉर्डिंग टू द बैंडवैगन स्ट्रेटजी एक फॉलो हुई, एक नई सिस्टम आया बैंडवैगन स्ट्रेटजी, जिसके अनुसार इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़, कि ये जो हिजोमनिक पावर है, जो ये एक कंट्रोलिंग पावर है अमेरिका, जो विश्व में एक शक्तिशाली नेतृत्व वाली शक्ति है, उसको बजाय दूसरों को विरोध करने से एक एडवाइस दिया गया कि बाकी देश, दोज कंट्रीज़ हु आर लेसर देन अमेरिका, वो उससे और मदद लें, उससे फ़ायदा उठाएं, ताकि उनको भी टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमी से, पॉलिटिक्स से फ़ायदा हो सके. हाइट स्ट्रेटजी और कहती है कि एज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर्स एज पॉसिबल, और कुछ राष्ट्रों ने यह पहचान की, यह सिस्टम फॉलो किया कि क्यों ना एक छिपी हुई राजनीति, ऐसी अपनी रणनीति बनाई जाए जिसमें कि इससे दूर ही रहा जाए, जैसे कि चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियंस, कई इस प्रकार के व्यवहार करने वाले देशों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कहा कि वी शुड मेक डिस्टेंस फ्रॉम अमेरिका. और प्रेजेंटली यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि चाइना तो वर्ल्ड की सुपर पावर बनने की तरफ लगा हुआ है. तो जिन देशों ने अमेरिका से सेपरेशन करके, उसके नेतृत्व को ना स्वीकार करके अपनी तरक्की की, तो वो देश विश्व में आज काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए हैं. अनदर बिलीफ, एक और विश्वास भी माना गया, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट,
कि कुछ देशों ने अमेरिका के कंट्रोल को एक्सेप्ट करने का मना कर दिया, इनकार कर दिया। नॉन स्टेट एक्टर्स थे और उसके अंदर ये थे एनजीओज, सोशल मूवमेंट्स, लोगों की विचारधाराएं कि उन्होंने कहा कि हम जो है यूएस हीजोमनी को हम नहीं मानेंगे। और ये जो था एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स और पब्लिक ओपिनियन ग्रुप थे सारे के सारे, जिन्होंने यूएस की नेतृत्व को, कंट्रोल को, उसके एकाधिकार को, एक ध्रुवीय पावर बन रहा था जो, उसकी उस क्षमता को अस्वीकार कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप that all you will like this video in containing all these points: hard power, structural power, soft power as overcoming the hegemony. Thank you, students.